नमस्कार, चुनावी पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी मौजूद हैं स्टूडियो में। जयशंकर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आज लोकसभा चुनाव के सेकेंड फेज का मतदान खत्म हो गया। इस फेज में देश भर के 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश सहित 95 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। इनमें केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की एक सीट, तमिलनाडु के 39 में से 38 सीटों पर, कर्नाटक की 14 सीटें, महाराष्ट्र की 10 सीटों पर मतदान हुआ, उत्तर प्रदेश की 8, असम की 5, बिहार की 5, ओडिशा की 5, पश्चिम बंगाल की 3, छत्तीसगढ़ की 3, जम्मू कश्मीर की 2, मणिपुर की 1 सीट पर मतदान हुए। ईवीएम और वीवीपैट में गड़बड़ी के चलते ओडिशा के 4 मतदान केंद्रों पर फिर से चुनाव कराए जाने का चुनाव आयोग ने आदेश दिया है। हालांकि ईवीएम की गड़बड़ियों की शिकायत जो है वो वेस्ट बंगाल में भी सुनने को मिली। इधर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी और अलीगढ़ में कुल 3 मतदान केंद्रों पर मतदान का बहिष्कार किया गया है, ग्रामीणों ने किया। जो रिपोर्ट आ रही है शाम 6 बजे तक, जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कुल 63%, हालांकि जो आंकड़ा है वो जयशंकर जी 62.30% कह रहे हैं, लेकिन 63% 6 बजे तक का आंकड़ा है। जबकि पुदुचेरी में अभी मतदान मतलब 8 बजे तक मतदान होना है, जो अब लगभग खत्म होने के कगार पे है। तो ये आंकड़े कुछ बढ़ेंगे। फिर भी पिछले मतलब 2014 की अपेक्षा अगर देखें तो इस बार वोटिंग कम हो रही है। ये क्या मैसेज दे रहा है जयशंकर जी? नहीं, इसका मैसेज एक ही है कि मतदाताओं में उदासीनता का भाव है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है। जिस ढंग से दावे किए जा रहे थे, ये पुलवामा अटैक है, बालाकोट है, या और बातें जिस तरह से कही जा रही थी, लग रहा था कि साहब एक हवा भरी जा रही है राष्ट्रवाद की, तो उसका कोई बहुत खास असर इस बार नहीं दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे 2014 में जो युवाओं की सहभागिता हुई थी बहुत बड़े पैमाने पर, तो युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है इस सरकार के 5 साल के कार्यों को लेकर के। क्योंकि जब कहा गया था कि आपको हर साल हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो रोजगार तो आप क्या देंगे। अभी जो लेटेस्ट है, मतलब आज की बात है, कल रात में जेट एयरवेज बंद हो गया एक तरह से, और 20,000 उसके कर्मचारी बेरोजगार हो गए। बिल्कुल। अभी बीएसएनएल के बारे में आ रहा है कि उनके 50,000 कर्मचारी बाहर कर दिए गए। एयर इंडिया डूबने के कगार पर है। कभी भी खबर आ सकती है कि एयर इंडिया को किसी हाथ में बेच दिया गया, उसके कर्मचारी सड़क पे आ गए हैं। अभी विप्रो जैसी संस्था जो है, विप्रो जैसे कॉरपोरेट हाउस, उसके द्वारा संचालित विश्वविद्यालय की शोध रिपोर्ट बता रही है कि नोटबंदी के बाद 50,000 लोगों की नौकरियां चली गई हैं। तो ये आंकड़े तो राजीव जी, ये जो है, मैं कंजर्वेटिव जी, ये अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, जो आप बता रहे हैं, जिसमें 50 लाख नहीं 50,000 नौकरियां चली गई हैं नोटबंदी के बाद। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, लेकिन बाकी लोग नौकरियां जो गई हैं, बाकी लोगों के जो बिजनेस चौपट हो गए, उसमें मैं जोड़ दूं 50 लाख ही है। 50 लाख नौकरी, वो भी 2016 से 2018 के बीच का ये जो आंकड़ा है। जबकि पहली तिमाही जो नोटबंदी हुई थी उसमें जयशंकर जी सितंबर 2016 से दिसंबर 2016 के बीच जो ये 3 महीने का जो अंतर था, इस 3 महीने में सबसे ज्यादा नौकरी गई थी। मतलब नोटबंदी की जो आप बात कर रहे हैं, नोटबंदी के दौरान ये आंकड़े कुछ भी हों, लेकिन ये सच है, ये हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और तमाम जनता देख रही है कि नौकरियां गई हैं और नौकरियां नई बनी नहीं हैं। मतलब एनएसओ का फिगर है कि साहब 6% बेरोजगारी की दर हो गई है। पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी इस समय हो गई है, इन 4-5 वर्षों में हो गई है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सरकार से पूछिएगा, आरटीआई के जरिए भी पूछिएगा, तो सरकार के पास कोई आंकड़ा ही नहीं है, सरकार बताने को तैयार नहीं है। एनएसओ के यहाँ से जो डाटा लीक हुआ या बाहर आई खबरें, तो एनएसओ के पदाधिकारियों को हटा दिया गया। तो ये ढंग का एक चल रहा था, उससे युवाओं में उदासीनता बहुत बढ़ी है। जो उत्साह के साथ युवा जुड़ा था 2014 के चुनाव में, या बाद में भी लगा रहा कि शायद अब मोदी जी उसके सपनों को साकार करने वाले हैं, अब उसके लिए किसी तरह के रोजगार की व्यवस्था करने वाले हैं। तो बल्कि मोदी जी ने मजाक उड़ाया उन लोगों का, साहब कि अच्छा वो तो क्या है, वो पकौड़ा बेचने वाला भी रोजगार है, और गैस से कैसे पकौड़ चलेगा, वो नाला से वो गैस बनेगी, और क्या, मतलब इस तरह के जुमले जो उछालते रहे लगातार। वो हमारा सवाल एक ही है, हम बार बार पूछते हैं कि साहब
कोई भी भाजपा का नेता, मोदी जी या कोई भी भाजपा का नेता या सरकार का प्रवक्ता ये बता दे कि किसी एक आदमी का नाम बताए कि ये है फला पकौड़े वाला जिसके रोजगार के लिए हमारी सरकार की इस योजना ने मदद की है। जी कोई एक ठेला, कोई एक ठिया, कोई एक दुकान या कोई बता दे, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। जी तो एक तो ये बात है, किसान उदासीन है, किसानों के घावों पे आपने मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़कने का काम किया, मजाक उड़ाते रहे। कभी कहा आपने 1.5 गुना लागत का उनका 1.5 गुना मूल्य दिलाएंगे। जब किसान सड़क पे 1.5 गुना लागत मांगने के लिए आ गया तो आपने उस पर लाठियां चलवाई, गोलियां चलवाई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लोग मारे गए। बिल्कुल। तमिलनाडु के किसान आए और मतलब क्या कह सकते हैं, हम लोगों ने देखा है यही जो जंतर जिस ढंग मंतर से पे। वो बिल्कुल गले में नरमुंड की माला लेके घूम रहे थे, पेशाब पीना, गू खाना, मतलब शौच की मतलब बहुत ही विभत्स जो तस्वीर पेश हुई। उसके बाद भी सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे मिलने के लिए नहीं गया। पाँव में छाले पड़ गए महाराष्ट्र के किसानों का, जो सड़क पे उतना बड़ा जुलूस लेकर के निकले और मुंबई तक पहुंचे। कोई सरकार का एक भी नुमाइंदा उनकी बातें सुनने के लिए नहीं गया। किसानों ने टमाटर सड़क पर फेंक दिया, दूध सड़क पर फेंक दिया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आलू पैदा करने वाले किसान सचिवालय के सामने, विधानसभा के सामने ले जाकर के आलू फेंक दिए। उनको कोई दाम नहीं मिल रहा है। हम कल सब्जी मंडी में गए कि मतलब 150 रुपये में 50 किलो आलू आप लेने के लिए तैयार हो, आप लाद के लेके चले आइए। मैंने ये मंडी का हाल है। तो जब किसान ने बेचा होगा तो उससे क्या भाव लिया होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। तो किसानों के साथ छलावा किया आपने। जवान रो रहा है। आज एक जवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए बनारस चला गया, तेज बहादुर यादव जी। रोज जवानों के सर कट के आ रहे हैं, चाहे वो नक्सलियों से की हिंसा के शिकार हों, चाहे वो आतंकवादियों की हिंसा के शिकार हों। आपने तो कह दिया साहब कि जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कमर टूट गई आतंकवादियों की, नोटबंदी के बाद कमर टूट गई नक्सलियों की और आतंकवादियों की, फिर ये हमले क्यों हो रहे हैं? अब ये तो इस बात का जवाब नहीं है कि हमारे 2 जवान मारे गए तो आपने 3 मार दिए, या उनके 3 मारे गए तो हमारे 7 मारे गए। ये तो नहीं है। रोज रोज हमारे जवानों के 100 तो आ रहे हैं तिरंगे में लिपट करके। तो बात तो इस बात की हुई थी ना कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इस तरह की नौबत ना आए। भाई सवाल यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई एक रिश्ता तो बने ना, जहां कश्मीर को लेकर के शांतिपूर्ण समाधान की बात निकले। लेकिन आप तो चूंकि चुनाव में वो भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इसी के सहारा रह गया आपके लिए। और सबसे दुखद बात क्या है कि जो आप कांग्रेस पर और बाकी लोगों पर आरोप लगा रहे थे पाकिस्तान एजेंडा शामिल करने के लिए, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कह दिया, इमरान खान ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी सबसे फिटेस्ट आदमी होंगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारे लिए सबसे सुविधाजनक होगा। तो वो मुद्दा भी खत्म हो गया। वो मुद्दा भी आपका खत्म हो गया। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, अब आप कल देखिए, कल की जो घटना है जी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि मैं पिछड़ी जाति का हूं, इसलिए मेरे ऊपर आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर जी, जो मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक्यूज्ड हैं, कि मुख्य एक्यूज्ड हैं जिनकी मोटरसाइकिल बरामद हुई थी उस बम कांड के लिए इस्तेमाल हुई थी। और उन्होंने अपने इकबालिया बयान में कहा कि हाँ मुझे मालूम था और मेरी इच्छा अनुसार मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था वहां पर। बल्कि उन्होंने इस बात पे अफसोस जाहिर किया था कि लोग कम क्यों मारे गए, क्या ठीक से सेटिंग नहीं हुई थी क्या मोटरसाइकिल की। बिल्कुल। तो इस बात का उनको अफसोस था। उनको आपने उम्मीदवार बनाया है। कहने का मतलब यह है कि आपके पास न तो बेरोजगारी के सवाल पे कुछ बात करने का है, न किसानों के मुद्दे पे बात करने का है, न जवानों के मुद्दे पे कोई बात करने का है। आपके पास आपने जितने वादे किए, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, मतलब क्या क्या आदर्श गांव बनाएंगे, इस पे भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, काला धन लाएंगे, इसके बारे में आपने कुछ भी नहीं बताया। अब आप वही फिर जाति पे आ गए, वही फिर धर्म के आ गए। एक आतंकवादी मामले में जो अभियुक्त है, जो जमानत पे है, इसलिए जमानत पे है कि वो उसने कहा कि हमको कैंसर हो गया, हम बीमार हैं, हम चलने फिरने में अशक्त हैं, उसको आप उम्मीदवार बना रहे हैं। इंटरनेशनल फोरा पे हम मैसेज क्या दे रहे हैं जी? कि एक तरफ हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो मालेगांव ब्लास्ट की मुख्य अभियुक्त है उसको आप उम्मीदवार बना रहे हैं। इसका मैसेज क्या जा सकता है? और दूसरा ये कि आपको जब चुनाव आता है तब याद आता था कि हाँ हम पिछड़ी जाति के हैं, हम क्या किस जाति के हैं। पिछले 5 वर्षों में राजीव जी पिछड़ी जातियों के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो दमन और उत्पीड़न हुआ है, उत्तर प्रदेश में 60% युवाओं को आपने अपराधी का करके मारा, मुठभेड़ के नाम पे मारा है जी। तब आपकी पीड़ा कहाँ गई थी? जब आपने रोस्टर प्रणाली शामिल करके लागू करके जो पिछड़ों का ये था उसका हक मारने की कोशिश की, तब आपके पास क्या था? आप पिछड़ी जाति के हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आपने पिछड़ी जातियों के लिए क्या किया?
आज आप कह करके कि हमको पिछड़ी जाति हम कहेंगे तो शायद उनकी सहानुभूति और उनका समर्थन हमारे साथ जुड़ेगा। आपने क्या किया? एक भी वाइस चांसलर आपने अपॉइंट किया क्या? अभी 10 लोगों को बिना IAS बने हुए आपने ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी का पद दे दिया, भारत सरकार में महत्वपूर्ण पद दे दिया, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद बना दिया। उसमें से एक भी पिछड़ा, एक भी दलित है क्या? एक भी आदिवासी है क्या? जी। आपके जो सरकार, आपकी कैबिनेट है, उस कैबिनेट में जो 10 महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जी। उसमें एक भी पिछड़ी जाति का है क्या? आपने किसी पिछड़ी जाति के लोगों को इस लायक समझा क्या कि उनको भी बना दें हम? तो सिर्फ ये कहने से बात तो नहीं बनने वाली है। तो घुमा फिरा के हमारे कहने का ही मतलब ये है, लबोलुआब उसका ये है कि चुनाव आते आते जब दूसरा चरण संपन्न होने वाला है, जब लगा कि पहला चरण तो हम हार चुके हैं, दूसरे में भी हालत बहुत खस्ता है, तो अपनी जाति और धर्म और आतंकवाद और हिंदू और मुस्लिम को आप सामने ला रहे हैं। जाति, धर्म और संप्रदाय को सामने ला करके और मुख्य मुद्दे से आप बाहर होते जा रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं जयशंकर जी। और ये साफ दिख रहा है, और शायद यही कारण है कि यहाँ न ही जिस विकास की आप बात करते थे, जिसमें स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, गरीबी दूर करेंगे, किसानों की समस्या दूर करेंगे, तमाम चीज़ें जो थी, ये ऐसे तमाम ऐसी बातों को आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और तू मैं के बीच आप खो गए हैं। आप अपनी जाति की बात करते हैं, कभी आप चौकीदार बनते हैं, कभी आप चाय वाला बनते हैं, कभी और कुछ बनते हैं। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। एक दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, आज जो घटना घटी है, एक तो चुनाव की बात है जिस पे हम लोग बहुत मतलब विस्तार से आपने सारी बातें बताई जयशंकर जी। आज दो हाई प्रोफाइल, दो नहीं जबकि कहें 3 हाई प्रोफाइल नॉमिनेशन जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। पहला नॉमिनेशन आजमगढ़ में अखिलेश यादव, और दूसरा नॉमिनेशन जो है पूनम सिन्हा जो शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ हैं, उनका हुआ लखनऊ से, और तीसरा जो है वो सुल्तानपुर से मेनका गांधी ने किया है। तो पहले नॉमिनेशन पे आते हैं। अखिलेश यादव महागठबंधन के वो उम्मीदवार के रूप में गए हैं, तो उनके साथ साथ सतीश मिश्रा भी थे। और ये पहला मौका था जब अखिलेश यादव के साथ में बीएसपी का कोई नुमाइंदा था वहाँ पे, महासचिव थे वहाँ पे, और वहाँ पे उन्होंने अपने हिसाब से, और अखिलेश यादव के बारे में क्या कहना वो अपने हिसाब से कर भी रहे हैं। लेकिन बात मैं करना चाहता हूँ पूनम सिन्हा की, क्योंकि पूनम सिन्हा के नॉमिनेशन के समय शत्रुघ्न सिन्हा की जो मौजूदगी है वो उसी लखनऊ से कांग्रेस प्रत्याशी आचार्य प्रमोद कृष्णन को पसंद नहीं आई, और उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर मोर्चा खोल दिया। प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि कांग्रेसी शत्रुघ्न सिन्हा को कांग्रेस का प्रचार करना चाहिए, न कि सपा उम्मीदवार पूनम सिन्हा का। तो क्या लखनऊ सीट को लेकर कांग्रेस के समर्थन पर कोई बात बनती हुई नजर आ रही है? अगर ये होता है, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गठबंधन में हम कई जगह देख रहे हैं कि कांग्रेस और गठबंधन के बीच कुछ तालमेल कुछ सीटों पे कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, और कुछ सीटों को तो उन्होंने छोड़ा भी, कांग्रेस ने भी छोड़ा है 7 सीटों को, और उन्होंने भी छोड़ा है खासकर 2 सीटों को, मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए। तो आपको लगता क्या है लखनऊ सीट को लेकर के, या जैसी बात प्रियंका गांधी को लेकर के चल रही है बनारस में, उस सीट को लेकर के गठबंधन और कांग्रेस के बीच किसी तरह की बात बनती हुई नजर आ रही है आपको? नहीं, देखिए, पहली बात तो जो लखनऊ से गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ जो 2 उम्मीदवार दिए हैं विपक्ष ने, कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णन को उम्मीदवार बनाया है जी, और समाजवादी पार्टी ने पूनम सिन्हा को बनाया है। यह दोनों उम्मीदवारों की उम्मीदवारी इस चुनाव की गंभीरता को ख़त्म कर रही है। मतलब पूनम सिन्हा का को उम्मीदवार बनाए जाने का कोई लॉजिक या तर्क हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णन का भी लखनऊ से क्या नाता है, कैसे वहाँ क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? वो ठीक है, टीवी चैनलों पे आप भाषण देते हैं, प्रवचन देते हैं, वो सब अच्छी बातें हैं, और अच्छी बातें भी करते हैं आप, सेकुलरिज्म का ताना बाना बुनने की बात भी करते हैं आप, वो बात समझ में आती है। लेकिन जहां आपने कभी कोई कार्य नहीं किया, आपका राजनीतिक क्षेत्र नहीं रहा, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ने का तो कोई मतलब नहीं है। पिछला चुनाव लड़े थे आप, जमानत भी जब्त हो गई थी। और पूनम सिन्हा के लिए जाहिर सी बात है, देखिए, अगर प्रमोद कृष्णन के हवाले से अगर देखा जाए तो उनकी नाराजगी या उनका गुस्सा जो है वो जायज़ है बिल्कुल। भाई, उन्हीं की पार्टी का उम्मीदवार आकर के अगर उनके खिलाफ भाषण कर रहा हो तो ये तो अच्छी बात नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा को भी सोचना चाहिए था। भाई, शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं, तो पूनम सिन्हा को उनके वहाँ साथ रहना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ आप मतलब पति कहीं और किसी पार्टी से लड़ेंगे, पत्नी कहीं और किसी पार्टी से लड़ेंगी, और पति वहाँ आकर के उनके समर्थन में खड़े नजर आएंगे। इसीलिए तो ये जो स्थिति बन गई, निर्मित हो गई है, कुल मिलाकर के तो राजनाथ सिंह को वाकओवर देने जैसी बात है। ये है बिल्कुल। हालांकि पूनम सिन्हा के नॉमिनेशन में आज काफ़ी भीड़ थी,
काफ़ी लोग आए थे, उत्साहित थे, ठीक है। एक सामाजिक समीकरण है, सामाजिक समीकरण जो है वो राजनाथ सिंह के लिए एक चुनौती तो खड़ा करता है, क्योंकि दलित, मुस्लिम और बैकवर्ड ये जो गठजोड़ है ये अपने आप में काफ़ी बड़ा है, और उसके साथ जो भी थोड़ा सामाजिक न्याय के उसके अलावा लखनऊ में कायस्थों की संख्या भी काफी कायस्थ भी है वहाँ, मतलब 4.5 लाख कायस्थ है वहाँ पे। हाँ, तो उसका भी अगर वो भी है। और बन गया तो दूसरी बात ये भी मैं जोड़ दूं कि पूनम सिन्हा जो है खुद वो सिंधी कम्युनिटी से आती हैं। हाँ। तो सिंधी भी हैं, अब उतना सिंधी 1.5 लाख के करीब हैं लखनऊ में। तो वही मैंने कहना कि देखिए सामाजिक समीकरण के हिसाब से अगर देखा जाए तो राजनाथ सिंह के लिए पूनम सिन्हा एक बड़ी चुनौती बन सकती हैं। एक तो महिला होना उनका सबसे बड़ी बात है, वो घर घर में घुस सकती हैं जाकर के। अच्छा, उनका भी फिल्मी दुनिया से जुड़ा और नाता रहा है, मिस इंडिया भी रही हैं, ऐसा बताते हैं लोग। जी बिल्कुल। तो उसका एक आकर्षण बन सकता है, लेकिन पॉलिटिकली अगर हम देखें, राजनीतिक तौर पर देखें, तो हमको बहुत उनकी उम्मीदवारी समझ में आती नहीं है, क्योंकि जब पति कहीं लड़ रहे हैं, पत्नी और किसी और दल से कहीं और से लड़ें, तो उसको थोड़ा सा कर सकते थे, लेकिन अब उनको लग रहा होगा कि साहब राजनाथ सिंह। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नी के लिए काम करें कि अपनी पार्टी के लिए काम करें। अगर ये डबल पी में शत्रुघ्न सिन्हा फंसे हुए दिख रहे हैं, पत्नी या पार्टी। हाँ, तो अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए पत्नी के लिए वोट मांगते हैं और कहेंगे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दीजिए, तो कांग्रेस के लोग तो सवाल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे, और कहेंगे कि भाई इनको पार्टी से निकाला जाए। उनकी उम्मीदवारी पटना में उनकी भी उम्मीदवारी तो सशक्त है, बिल्कुल सशक्त है, उसमें उनको तो चुनना ही पड़ेगा। तो जैसे देखिए अभी क्या हो गया हिमाचल प्रदेश में, जो पंडित सुखराम हैं, जो पुराने कांग्रेसी हैं, वो कभी भाजपा में कभी कांग्रेस में वो घूमते रहते हैं, इधर से उधर उधर से इधर डोलते रहते हैं। तो इस बार क्या हो गया कि उनके पौत्र को कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया, और उनके बेटे जो हैं वो राज्य सरकार में मंत्री हैं। उस पर लोगों ने सवाल उठाया, भाजपा के लोगों ने। तो अनिल शर्मा जो उनके पुत्र हैं, उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया, और मंत्री पद छोड़ करके अब अपने बेटे का प्रचार कर रहे हैं। आजकल में वो कांग्रेस ज्वाइन भी कर सकते हैं या भाजपा से निकाले भी जा सकते हैं। तो या तो इस रिस्क को, इस जोखिम को लेने के लिए आपकी तैयारी है, तब तो बात ठीक है, अन्यथा आपको कहीं ना कहीं एक ही तय करना होगा कि हम इधर रहेंगे चाहे उधर रहेंगे। बिल्कुल, पार्टी में रहें या परिवार के साथ रहें। और अगर भविष्य में हो सकता है कि कांग्रेस को समझ में आ जाए या समाजवादी, मतलब दोनों तरफ से कोई एक बन जाए, तो एक को बैठा करके दूसरे को, मैं वही जो सवाल मेरा वही था कि क्या ये जो स्थिति आज निर्मित हुई है, और मुझे लगता है कि एक प्रबुद्ध वर्ग और एक मतलब पॉलिटिशियन, और एक बार के नहीं 3-4 बार के सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा, और वो अच्छे से जानते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति को जानते हैं, और अभिनय के क्षेत्र से तो आते ही, वहाँ के बादशाह हैं ही वो। तो उसको अच्छी ढंग से जानते हुए अपनी पत्नी को सपा ज्वाइन कराना, और सपा से टिकट के जब वो नॉमिनेशन के लिए जा रही हैं वहाँ खुद उपस्थित होना और उनके लिए वोट मांगना, ये हो सकता है कुछ कांग्रेस के साथ उनकी कांग्रेस आलाकमान के साथ किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग मैं वही बन गई होगी, संभव है कुछ अंडरस्टैंडिंग ऐसी। कांग्रेस का भी मुख्य मकसद तो यही है कि भाजपा को हराना है, और भाजपा में भी अगर राजनाथ सिंह जैसे स्टालवर्ट को अगर कड़ी चुनौती दी जा सकती है, और अगर पूनम सिन्हा ही दे सकती हैं, तो फिर कांग्रेस का आलाकमान भी हो सकता है कि इस बात पे सोचे आगे चल करके। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रमोद कृष्णम की उस ढंग से कोई बहुत दावेदारी या नहीं रही है वहाँ के लिए, नहीं रही है। तो जयशंकर जी, इस उदासीन चुनाव में, उदासीन पे हम लोग, जो उदासीनता है उस पे बहुत चर्चा हम लोग पहले कर लिए। तो उदासीन चुनाव में अभी जो परसेंटेज है 63% है, वो आगे बढ़ के हो सकता है 5% भी बढ़ जाए तो 68 होगा। लेकिन आपको बता दें कि पुडुचेरी का चुनाव मतलब वो भी संपन्न हो गया है, मेरे ख्याल से आंकड़ा आ ही रहा होगा, चुनाव आयोग अपनी बताएगा, तो मुश्किल से बहुत होगा तो 1-8% का ऊपर नीचे हो सकता है जी, मतलब 62%। वो मैं तो बहुत एग्जेजरेट करके बोल रहा हूँ कि अगर 68% भी चले जाते हैं, 65-68% भी चले जाते हैं, तो ये 2014 के चुनाव से कम है, क्योंकि 2014 में इन 95 सीटों पर 70% से ज्यादा मतदान का जो परसेंटेज है वो है। तो ये जो उदासीनता है, ये तो खैर रिजल्ट आने वाले दिन पता चलेगा, यानी 23 मई को पता चलेगा कि आखिर लोग किस ओर जा रहे थे, मतदाता क्या सोच करके मतदान करने गया, ये तमाम चीज़ें उस दिन समझ में आएंगी। लेकिन आज जो स्थिति है वो दोनों तरफ, मतलब पक्ष और विपक्ष, भाजपा और बाकी जो दूसरे विपक्षी दल हैं, सब में एक स्थिति वैसी निर्मित हो चुकी है कि सब डरे हुए हैं। और इसी कारण हम देख रहे हैं कि अलग अलग ढंग से बयान आ रहे हैं। राहुल गांधी अपने बयान दे रहे हैं और मोदी जी अपने ढंग से बयान दे रहे हैं। तो जयशंकर जी, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।